यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का नेक्स्ट है इसके यहाँ पर पेपर है, ठीक है। आधुनिक यहाँ पर इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, पर्यावरण और यहाँ पर यूपी स्पेशल प्लस करंट अफेयर्स के साथ यहाँ पर क्वेश्चन होंगे इसमें, जिसमें से कि पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। इसके करीब 74-75 क्वेश्चन जो भी होंगे वो हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। एक पार्ट करने का मतलब 150 क्वेश्चन में आधे क्वेश्चन पार्ट 1 में, आधे क्वेश्चन पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। उसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम लोगों ने इसको छोड़े थे, ठीक है। आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सुबह हम लोग कर चुके हैं फोरम आईएएस का टेस्ट नंबर 2, जिसमें से आपके 25-25 क्वेश्चन करके टॉपिक यहाँ पर टॉपिक के हिसाब से ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे से देखते हैं इसके। हम लोग 75 क्वेश्चन कर चुके थे इसके, ठीक है। ये 75 तक हो गए थे और 76 से स्टार्ट करते हैं। 76 बोले गांधीवादी संस्थान और यहाँ पर मूल स्थान इसके कौन कौन से बताने हैं आपको। देखते हैं। पहला क्या होगा, सत्याग्रह आश्रम 1915, है ना। क्या होगा ये, क्या ये मैच कर रहे हैं, वर्धा। देखो पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ से, ये 76 का स्टेटमेंट जो हो जाएगा पहला वाला, ये कोचरब होगा। कोचरब गुजरात विद्यापीठ आपका हो जाएगा क्या 1920 अहमदाबाद, और अखिल भारतीय बुनकर संघ ये हो जाएगा आपका पटना चौथा, और सेवा श्रम गृह वर्धा। करेक्ट आंसर 76 का ए करेक्ट है। 77 आते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कितनी पुस्तकें शोध पत्र लिखे गए थे। आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से 77 का ये हो जाएगा। एक तो हु वर द शूद्राज, करेक्ट है। तो उसके बाद आगे आते हैं द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, करेक्ट है। उसके बाद आएगा 5वां एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1, 4, 5 इसका सही आंसर है 77 का, सी आंसर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है। गोलमेज सम्मेलन के संबंध में विचार करना है। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। पहली बात क्या होगी, 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, डॉक्टर बी अम्बेडकर ने दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से दोनों करेक्ट है, 1 और 2, ठीक है। 79 नंबर आते हैं। भारत में वामपंथी जो कम्युनिस्ट आंदोलन के बारे में विचार करना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का गठन वर्ष 1920 में एम एन राय द्वारा किया गया था। 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों पर कानपुर षड्यंत्र केस और मेरठ सदन केस दोनों पर मुकदमे चलाए गए थे। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से 79 का ये भी करेक्ट है। तीसरा है, वर्ष 1934 में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया था। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 1, 2, 3 क्या हो जाएगा, डी करेक्ट है। क्वेश्चन 80 नंबर 80। विरोध और यहाँ पर इसका आंदोलन है, संबद्ध नेता कौन कौन थे देखते हैं। क्वेश्चन 80, पहली बात पहला यहां से इसमें बोले कि खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 कुंवर जी मेहता, तीसरा नंबर हो जाएगा। उसके बाद अहमदाबाद में हड़ताल 1918 अनसुईया साराभाई, है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद है अखिल भारतीय यूनियन ट्रेड कांग्रेस, तीसरा हो जाएगा आपका यहाँ से एम.एन. जोशी, और बारडोली सत्याग्रह इंदुलाल याग्निक, इसका आंसर होगा बी नंबर करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 81 आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। इसमें बोले भारत सरकार ने 1935 के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। पहली बात क्या होगी 81 का, गलत है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त नहीं किया था, क्योंकि वर्ष 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन वास्तव में कभी लागू ही नहीं किया गया था। हालांकि इसमें प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी, जहां निर्वाचन भारतीय मंत्री और प्रांतीय विषयों को लेकर उत्तरदायी थे। दूसरी बात है, इसने एक संघीय न्यायालय की स्थापना की थी जिसका प्रावधान किया गया था और उस वर्ष उसे 1937 में दिल्ली के स्थापित किया गया था। सेकेंड बात करेक्ट है।
ओनली 2 करेक्ट है, आंसर 81 का बी। 82 82 आते हैं। सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। राष्ट्रवादी प्रकाशन, इसके संस्थापक संपादक कौन है? पहला है बैगार्ड या बैंगार्ड, ये हो जाएगा एम एन रॉय। द सोशलिस्ट हो जाएगा आपका क्या, एस ए डांगे। उसके बाद है नेशनल हेराल्ड, हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। और सोशल वेलफेयर के एम मुंशी। करेक्ट आंसर 82 का बी। 83 आते हैं, 83। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किस प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बड़े एकल दल के रूप में उभरने या सरकार बनाने में विफल रही थी? आंसर 83 का हो जाएगा करेक्ट का। एक तो बंगाल, पंजाब, सिंध। संयुक्त प्रांत इसमें नहीं होगा क्योंकि संयुक्त प्रांत कांग्रेस में स्पष्ट बहुमत हासिल किया था और गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया था। 1 2 3 करेक्ट है, आंसर सी 83। 84 नंबर है। सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। नेता और इसके आंदोलन स्थल कौन कौन से थे? पहली बात है के केलप्पन, हो जाएगा आपका ए नंबर में जो आपका हो जाएगा वैकोम सत्याग्रह और गुरुवायूर मंदिर में प्रवेश। बाबा रामचंद्र आपका हो जाएगा 2 अवध किसान सभा उत्तर प्रदेश। अगला है अल्लूरी सीताराम राजू रंपा विद्रोह, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा जादोनांग आंदोलन मणिपुर नागा जनजाति को लेकर के। करेक्ट आंसर 84 का क्या होगा, मैच करेंगे तो आएगा सी करेक्ट है। 85 नंबर है। 85 बोला है क्रिस मिशन 1942 के संबंध जो प्रस्ताव उसके बारे में विचार करना है। इसने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के लिए अधिराज्य के दर्जे का प्रस्ताव रखा था। 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, प्रांतों को प्रस्तावित भारतीय संघ को अलग रहने का शामिल होने का विकल्प दिया गया था। सेकंड भी सही होगा, दोनों बातें यहाँ पर सही है, ठीक है। और कोई भी यहाँ पर प्रांत भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। ऐसे प्रांत अपना खुद संविधान बना सकते थे और ब्रिटेन के साथ एक अलग संबंध स्थापित वार्ता कर सकते थे। आंसर 85 का सी। 86 नंबर है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में विचार करना है। एक समांतर देश भर में कई समानांतर सरकारें प्रति सरकार स्थापित की गई थी, विचार करना है इस पर। क्षेत्र और नेता के प्रकार। पहली बात बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश हो जाएगा चित्तू पांडे। तामलुक बंगाल हो जाएगा आपका क्या, जाति सरकार। महाराष्ट्र सतारा क्या हो जाएगी यहाँ से, वाईवी चौहान और नाना पाटिल। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा 86 का सी करेक्ट है सभी तीनों, ठीक है। क्वेश्चन 87 बनाते हैं। 1940 के दशक में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार बढ़ते आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। करते हैं आरोही क्रम में, बढ़ते में। विविल योजना शिमला सम्मेलन 1945, ठीक है। क्या होगा पहला आपका ये हो जाएगा जिसमें से कि ये 1945 में था। कैबिनेट मिशन योजना 1946, सीआर फार्मूला 1944 और प्रथम आईएनए का गठन 1942। तो देखो किसके हिसाब से लगाना है, लगाएंगे आईएनए का पहला है ना, कब 1942। उसके बाद सीआर फार्मूला 44 है ना, उसके बाद पहला विविल योजना 45 और कैबिनेट मिशन योजना 1946। सही आंसर 87 का डी। 88 नंबर है। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में विचार करने 1946 के बारे में। इसने एक कमजोर केंद्र संस्था की जिसके पास केवल विदेशी मामले, रक्षा और संचार की शक्तियाँ होती थी। पहला क्या होगा 88 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि इस योजना के अत्यधिक कमजोर केंद्र का प्रस्ताव नहीं दिया था। केंद्र को रक्षा, विदेशी मामले, संचार और आवश्यक वित्तीय मामलों को संभालना था, इसलिए केवल सीमित शक्तियों वाले कमजोर केंद्र का विवरण सटीक नहीं है। इसने एक पृथक पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। सेकेंड बात गलत है, इस योजना ने एक पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था। इसके बजाय इसने संयुक्त भारत में एक संघीय संरचना और प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांतों में समूहन प्रस्ताव रखा था। दोनों बातें गलत है, आंसर बी करेक्ट है। 89 नंबर है। निम्नलिखित में से संधियों का सही कालक्रम कौन सा होगा बताना है। आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर। ये मद्रास की संधि 1769, मंगलोर की संधि 1784, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 और यडम्बू की संधि 1826। 1 2 3 4 सीरियल से हैं ये। सही आंसर डी। 90 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाओं को यहाँ पर कालक्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। पंजाब का विलय, ठीक है, और सिंध का विलय, सतारा का विलय, अवध का विलय। तो यहाँ पर जो करेंगे तो क्या आएगा, पहले
पहले आएगा आपको यहाँ से सिंध का विलय, ठीक है, कब? 1843। व्यपगत का सिद्धांत, युग, सतारा, है ना, ये क्या हो जाएगा? सतारा का विलय, ये 1849 नहीं 1848, है ना। उसके बाद आएगा आपका पहला पंजाब का विलय 1849 और अंतिम विलय अवध का 1856। सही आंसर 90 का डी करेक्ट है। 91 है, नीचे दिए गए पर युद्ध घटना और इसके गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे? 91 है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है। उसके बाद द्वितीय एंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वारेन हेस्टिंग। तृतीय एंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, ये हो जाएगा 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चतुर्थ एंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली। सही आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या? 91 का ए करेक्ट है। 92 92, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मोहम्मद शाह 92, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह। चार बातों में यहाँ पर देखते हैं। देखो जहांदार शाह जो है इसका क्या है टाइम पीरियड? ये 1712 से 1713। उसके बाद मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड क्या है? इसका हो जाएगा मोहम्मद शाह का 1719 से 1748 और अहमद शाह का 1748 से 1754 और आलमगीर का 1754 से 1759। करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। 93 नंबर है, सूची 2 को मैच करते हैं नीति और यहाँ पर इसके गवर्नर जनरल है, ठीक है। देखते हैं पहली बात है 93 में घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग, क्या हो जाएगा? करेक्ट है। उसके बाद सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली, सर्वोपरि की नीति या सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग तीसरा, और वेबगत सिद्धांत का हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 93 का बी करेक्ट है। 94 नंबर है, समाचार पत्र और पत्रिका। देखते हैं इसको व्यक्तित्व कौन कौन है। पहली बात है 94 का, इसमें संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, करेक्ट है, और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। सही आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सी करेक्ट है। सी करेक्ट है। ए का ए, 2 का बी, सी का 3, डी का 4, तो आंसर यहाँ से क्या होगा? ए होना चाहिए करेक्ट ना? हाँ ए करेक्ट होना चाहिए, ए यहाँ से होगा आंसर, ठीक है। 1 2 3 4 सब मैच कर रहे हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन 95। निम्नलिखित पर विचार करना है। आंदोलन, इस संस्थान और इसके व्यक्तित्व कौन कौन है? पहली बात है 95 में ये बोला है यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डोजेरियो, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तीसरा हो जाएगा। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह आंदोलन ईश्वरचंद विद्यासागर, पहला, और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? 95 का ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, सूची 2 को मैच करते हैं संधि और यहाँ पर संबद्ध घटना शक्ति कौन कौन है इसके। पहला 96 में पहला बोला बेसिन की संधि 1802, या बसीन की संधि लिखा है ना, 1802, ये अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार की थी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 96 का अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार की। सुरजी अंजन गांव की संधि, सुरजी अंजन गांव की संधि 1803 दौलतराव सिंधिया। देवगांव की संधि 1803 नागपुर रघुजी भोसले। और सालाबाई की संधि 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। करेक्ट आंसर 96 का क्या होगा? 96 का ए करेक्ट है। 97 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उपाय सुधार लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंध है? आंसर हो जाएगा 97 का सही आंसर यहाँ से, ये बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पेश किया गया था। कॉर्नवालिस संहिता की स्थापना, कॉर्नवालिस संहिता 1793 में इसने प्रशासन, न्यायपालिका और पुलिस व्यवस्था को पुनर्गठित किया था। और राजस्व में न्यायिक प्रशासन का पृथक्करण कब था? ये था
कार्नवालिस द्वारा दक्षता के सुधार करने को लेकर, भ्रष्टाचार कम करने को लेकर इसमें न्यायिक प्रशासन कार्यों को अलग किया था। और सती प्रथा का उन्मूलन, ये सती प्रथा को वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा समाप्त किया गया था, ना कि कॉर्नवालिस द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट है 1 2 3। आगे आते क्वेश्चन 98 नंबर। 98 है, व्यवगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्यों का विलय करने के उपयोग की जाने वाली नीति की थी। राज्यों में कित का विलय इस नीति के माध्यम से नहीं किया गया था। आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर ये। एक तो अवध यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवध क्या होगा? 98 का सही आंसर है, क्योंकि अवध को व्यवगत सिद्धांत के तहत विलय नहीं किया गया था। इसका विलय वैध उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण नहीं, बल्कि कुशासन के आधार पर किया गया था। इस नीति के तहत विलय किए गए राज्य सतारा 1848 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। तीनों का सन पूछ सकता है कब से कब तक है, मतलब स्टार्टिंग से कौन सा आया था पहले, है ना, विलय किया गया था। 98 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, केवल 3। 99 नंबर है, अभिगत ने कारणार। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठे भारत में सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय रूप में उभरे थे। 99 का पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकंड, मराठे पहले ऐसे शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की स्पष्ट अवधारणा होती थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि मराठे का उद्देश्य अपने जो राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करना और 14 देशमुखी वसूलना, ठीक है, और उनके पास एक संयुक्त भारतीय राज्य की आधुनिक अवधारणा नहीं थी। ये काफ़ी बात का विचार था जो 19वीं सदी से राष्ट्रवाद के लिए जुड़ा हुआ था। तो 1 सिर्फ करेक्ट है, ए नंबर। आर यहाँ से गलत होगा, 99 का सी। क्वेश्चन 100 है, 100 नंबर। इसे बोला वर्ष 1854 के प्रसिद्ध वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? वुड डिस्पैच है, ये संबंधित था 100 का करेक्ट आंसर बी, शैक्षिक सुधार से। वुड यहाँ पर जो घोषणा पत्र था, वुडकर घोषणा पत्र 1854, जिसे प्राय भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसने भारत में एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी और इसकी सिफारिश थी कि प्रत्येक प्रांत में जिन निर्देश विभाग होना चाहिए, कलकत्ता, बम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय, अंग्रेजी स्थानीय भाषाई शिक्षा को बढ़ावा देना और शिक्षा को लेकर के प्रशिक्षण संस्थान होने चाहिए और स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली। करेक्ट आंसर 100 का बी। 101 नंबर है, बंगाल में सन्यासी विद्रोह का प्राथमिक कारण इनमें से क्या था? इनमें से क्या था? आंसर हो जाएगा 101 का, यह था कि धार्मिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप, तीर्थयात्रियों का प्रतिबंध। ये यहाँ से इसका आंसर होगा। 102 नंबर आते हैं, उत्तर प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 निरर्थक जनपद में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है बताना है आपको। आंसर हो जाएगा 102 का सही आंसर ए करेक्ट है, जिसमें से आपका मेरठ और लखनऊ आ जाएगा। इसमें से गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, मुरादाबाद, आगरा, ये सब इसमें शामिल हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार। करेक्ट आंसर 102 का ए। 103 नंबर है, 103 बोला है, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित सीड पार्क का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? सीड पार्क का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में किया जा रहा है। 103 का पहला गलत है, क्योंकि सीड पार्क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नहीं, बल्कि इसका विकास पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सम्मानित चौधरी चरण सिंह के नाम पर। सीड पार्क की स्थापना लखनऊ में की जा रही है। करेक्ट है, ओनली टू बी। 104 नंबर, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से जनपदों पर विचार करना है जो नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और इन जनपदों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम में लगाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर 104 का हो जाएगा डी करेक्ट है, जिसमें से पहला पीलीभीत, उसके बाद बहराइच, श्रावस्ती, तीसरा क्या महाराजगंज। 2 4 1 3 104 का आंसर है टी नंबर। 105 आते हैं, कठिया गेहूं जिसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ था उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद से संबंधित है? ये संबंधित है किससे? 105 का सही आंसर हो जाएगा आपका बांदा से, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 106 नंबर है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारत पर्यटन डेटा सार संग्रह 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
106 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सही है ये। भारत की कुल घरेलू पर्यटक यात्राओं का उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 22% थी। करेक्ट है। अगला सेकेंड बात यहाँ से, विदेशी पर्यटक यात्राओं के संबंध में उत्तर प्रदेश का सभी राज्यों में तीसरा स्थान था। यह बात यहाँ से गलत हो जाएगी, है ना। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा? क्योंकि इसके साथ ही घरेलू पर्यटक आगमन के मामले में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर था। 1 सिर्फ करेक्ट है। आंसर 106 का ए। 107 आते हैं, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में विचार करना है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा द्वारा तथा यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर येलेन ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में भाग लिया। 107 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत है, क्योंकि 77वें गणतंत्र दिवस में अवसर पर यूरोपीय परिषद ने अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन भारत की राजकीय यात्रा पर थे और समारोह में मुख्य अतिथियों के रूप में सम्मिलित हुए थे। सेकेंड बात है, ये इतिहास में प्रथम अवसर था जब गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय संघ के नेतृत्व का सामूहिक रूप से आमंत्रित किया गया था। सेकेंड बात करेक्ट है। सही आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है। 107 का भी। 108 नंबर है, मुंबई अहमदाबाद उच्च गति रेल गलियारे के बारे में विचार करना है। रेल मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत की पहली बुलेट ट्रेन का परिचालन 15 अगस्त 2029 को प्रारंभ होगा। 108 का पहला करेक्ट है। गलत है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर रेल मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अंतर्गत भारत की पहली बुलेट ट्रेन का शुभारंभ 15 अगस्त 2027 को भारत की स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जाना है। तो यहाँ से क्या होगा? पहली बात गलत हो जाएगी और अभी यहाँ से 2 से 3 दिन बाद होना है ऐसा, है ना। सेकेंड बात है, यहाँ पर 2029 बोला था ना, 2029 नहीं होगा, क्या होगा? 2000, अच्छा अगले साल होगा, 2027 की बात कर रहे हैं ना, अभी 2026 चल रहा है, तो 2027 को होगा 15 अगस्त 2027, अगले साल वाला। आगे आते हैं, इस बार 80वां वर्षगांठ है। वैसे 15 अगस्त 2027 को कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, वैसे 2027 इसका सही होगा ना, 15 अगस्त 2027। सेकेंड बात है, इस परियोजना का पहला खंड वापी और सूरत को बीच खोला जाएगा। सेकेंड बात ये भी गलत है, क्योंकि इस परियोजना के चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2027 में खुलने वाला पहला जो रूट होगा इसका सूरत और बिलीमोरा के बीच होगा। आंसर क्या? दोनों बातें गलत है। आंसर 108 का डी। 109 नंबर है, धान चावल जो है उत्पादन के भारत की जो स्थिति है वर्तमान वैश्विक स्थिति में, उसके बारे में बताना है। जनवरी 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बन गया है। 109 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। वर्तमान में भारत में चावल उत्पादन 150.18 मिलियन टन तक पहुँच गया, जो चीन में होने वाले उत्पादन से अधिक है। दोनों बातें सही है। 109 का सी। 110 नंबर है, भारतीय तटरक्षक पोत समुद्र प्रताप के बारे में विचार करना है। जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में इस पोत को औपचारिक रूप से तटरक्षक बेड़े में शामिल किया। 110 का पहला करेक्ट है। यह स्वदेशी रूप से अभिकल्पित 2 प्रदूषण नियंत्रित पोतों की श्रृंखला का दूसरा पोत था। गलत, क्योंकि यह पोत में स्वदेशी रूप से अभिकल्पित प्रदूषण नियंत्रित पोत का पहला पोत है तथा तटरक्षक बेड़े का सबसे बड़ा पोत भी बन गया है। सेकंड यहां से गलत हो जाएगा। तीसरा है, इस पोत का निर्माण मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है या किया गया है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही। आंसर सी। आगे आते क्वेश्चन 111 नंबर है, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी प्रथम अग्रिम अनुमानों के संबंध में विचार करना है। केंद्र सरकार के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में 25-26 में भारत की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि दर 7.4 रहने का अनुमान है। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है, सही है। यह अनुमानित संवृद्धि दर पिछले वर्ष दर्ज 6.5% की संवृद्धि दर से कम होगी। गलत है, उससे अधिक होगी, है ना। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है। 111 का 1। 112 है, भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी के बारे में विचार करना है। इस रेलगाड़ी का विकास चेन्नई स्थित इंटीग्रल
कोच फैक्ट्री ICF द्वारा किया गया है? पहली बात, पहला आंसर स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बात है, इस रेलगाड़ी के परिचालन का प्रथम परीक्षण दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चेन्नई खंड में प्रारंभ किया गया है। सेकंड बात गलत, क्योंकि इस रेलगाड़ी के परिचालन का प्रथम परीक्षण दक्षिण रेलवे नहीं बल्कि यहाँ पर उत्तर रेलवे के जिंद सोनीपत हरियाणा खंड पर किया जा रहा है। लगभग 90 किलोमीटर दूरी को आच्छादित कवर करता है जो, और इसकी विशेषता होगी कि इसमें 10 डिब्बे वाली रेलगाड़ी, इसमें 2 चालक शक्तियान प्लस 8 डिब्बे और 2400 किलोवाट की उत्पादन साथ विश्व की सबसे लंबी और सर्वाधिक शक्तिशाली ब्रॉड गेज हाइड्रोजन रेलगाड़ी है। इसकी अधिकतम गति 150 किलोमीटर पर घंटा है। 112 का 113 नंबर है, इसरो के PSLV C62 मिशन के बारे में विचार करना है। 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपित इस रॉकेट मिशन में प्रथम 2 चरण सफल रहे हैं, किंतु तृतीय चरण में एक खराबी उत्पन्न हो गई थी। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। सेकंड, इस मिशन के दौरान भारत के उपग्रह के साथ रूस के उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे जा रहे थे। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 113 का 114 नंबर है, जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्षों के पीठासीन अधिकारियों की 28वें सम्मेलन के संबंध में कौन सा सही है? भारत ने इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में मेजबानी चौथी बार की है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, ये बोला है कि सेकंड नंबर में 28वें सम्मेलन में अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने की है। सही बात है। भारत इसमें इससे पूर्व 1971, 1986 और 2015 में इस सम्मेलन में सफलतापूर्वक आयोजित कर चुका है। क्या होगा? तीसरा गलत है, क्योंकि भारत इससे पूर्व 3 बार कर चुका है, लेकिन वह 1971, ठीक है, 1986 और 2010, 2015 नहीं था। ठीक है, 3 बार किया, लेकिन कब कब किया ये याद रखना है आपको। आंसर क्या होगा? 1 सही है, 2 सही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से 1 और 2 करेक्ट आंसर होगा। 115 है, जनवरी 2026 में जारी सड़क दुर्घटना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रभावित 100 जनपदों की सूची में शामिल जनपदों की संख्या के अनुसार आरोही क्रम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 115 का, ये उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। 2, 3, 1 इसका 115 का सही आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, 2023-24 के दौरान 100 जनपदों में 89,085 लोगों की मृत्यु हुई थी, जो देश के कुल सड़क दुर्घटना होने वाली कुल मृत्यु का करीब 25% से अधिक है। ठीक है, और सड़क सुरक्षा स्टॉकहोम घोषणा पत्र को भारत ने 2020 में अपनाया था। इसका एक हस्ताक्षर कर्तव्य है, और इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य कि 2030 तक सड़क यातायात जनित मृत्यु को चोटों को 50% कमी लाना। आगे आते क्वेश्चन 115 का बी करेक्ट है ना। 116, नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक के बारे में विचार करना है, और बड़े राज्य श्रेणी में निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों को उनकी रैंकिंग के आधार पर आरोही क्रम में क्या होगा? आरोही क्रम हो जाएगा 116 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश। ए यहाँ से इसका सही आंसर होगा। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का 3 है ना, निर्यात तैयारी सूचकांक के हिसाब से यहाँ पर रैंकिंग 3। द्वितीय स्थान आपका आएगा तमिलनाडु का 2, तृतीय स्थान गुजरात का 1 और चतुर्थ स्थान उत्तर प्रदेश का 4, पंचम स्थान आंध्र प्रदेश का। सही आंसर यहाँ से क्या होगा? 116 का ए करेक्ट है। 117 नंबर है, जनवरी 2026 में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी के संबंध में विचार करना है। सौराष्ट्र ने अंतिम फाइनल मैच में विदर्भ को 38 रन से पराजित करके पहली बार ट्रॉफी जीती। 117 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात, पहला यहाँ से गलत होगा। 18 जनवरी 2026 को खेलेगा फाइनल मैच में विदर्भ ने सौराष्ट्र को 38 रन से पराजित किया था। सौराष्ट्र ने विदर्भ को 38 रन से हराया था ना। विदर्भ ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराया था। सौराष्ट्र ने विदर्भ को नहीं, विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराया था ना, इस वजह से गलत हो जाएगा। सेकंड बात है, खिताबी मुकाबला मुंबई के प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया था। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच मुंबई में नहीं बल्कि बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्ट अकेडमी में किया गया था। दोनों गलत है। पूछे कौन सा गलत है, तो दोनों ही गलत है। आंसर सी करेक्ट होना चाहिए, है ना। अच्छा, पूछे कौन सा गलत नहीं है,
स्टेटमेंट ध्यान रखना है। देखो दोनों गलत हैं। अगर पूछता कौन सा गलत है इसमें से, मतलब पूछता कौन सा सही है इसमें, तो कोई सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो होता। लेकिन पूछे कौन सा गलत है इसमें से, तो दोनों ही गलत है, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन 118। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2025 मोजाम्बिक की मानवाधिकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता ग्रासा मासिल को प्रदान किया गया है। 118 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 की व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को प्रदान किया गया। सेकेंड बात, यह भी करेक्ट है, दोनों सही है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। 119 नंबर है, भारत सरकार द्वारा घोषित पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में विचार करना है। इस वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले कुल 131 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन पद्म पुरस्कारों के लिए प्रदान किया गया है। पहला क्या होगा, 119 का स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, इस बार 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण तथा 14 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि उपलब्ध जो अधिकारी जहाँ पर आंकड़े थे उसके हिसाब से 5 पद्म विभूषण और 13 पद्म भूषण से सम्मानित थे और 14 को नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इस वर्ष 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया था, ये करेक्ट है। तीसरा और पहला सही है, सही आंसर 119 का सी। 120 नंबर है, विश्व हिंदी दिवस के इतिहास एवं आयोजन के संबंध में विचार करना है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 120 का पहला करेक्ट है। यह दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी दिवस के सम्मेलन के वर्षगांठ के रूप में सच में मनाया गया था। सही बात है, दोनों बातें करेक्ट हैं, सही पूछे। 120 का आंसर 1 और 2 सी। 121 नंबर है, संस्थान और यहाँ पर इसका अवस्थिति क्या होगी बताना है 21 में। पहला, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश के झांसी में अवस्थित है। ए का झांसी, सी हो जाएगा, मतलब इसमें अच्छा बोला कौन सा सही उत्तर है, मैच करे ना, सामने सामने बताना है। वाराणसी तो नहीं होगा, झांसी होगा। ठीक है, अगला भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान हो जाएगा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ये करेक्ट है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, झांसी में नहीं होगा, वाराणसी में होगा। गन्ना जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, करेक्ट है। आंसर 2 और 4 सही है, बाकी मैंने आपको सही से बताया कौन से सही भी है कौन से गलत हैं, तो आपको लिख लेना है। आगे आते क्वेश्चन 1 और 3 करेक्ट है, मतलब क्या पूछा था, गलत पूछा था उसके हिसाब से। 122 सुवावन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? आंसर 122 को हो जाएगा करेक्ट, ये है राप्ती की सहायक नदी है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से जनपदों के साक्षरता के आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा 123 का। बहराइच 49.36, बाराबंकी 61.75% और आजमगढ़ 70.93 और मैनपुरी 75.99। करेक्ट आंसर 123 का, ये करेक्ट होना चाहिए। 124 नंबर है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के संबंध में विचार करना है और कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड के क्षेत्र से संबंधित है? आंसर 124 का हो जाएगा, ये संबंधित है। एक तो राई नृत्य, दूसरा सौरा नृत्य। 124 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट इसका सी। 125 नंबर है, सूची 1 सूची 2 पश्चिमी अभ्यारण्य और इसके जनपद कौन कौन से हैं? पहली बात है समस्तपुर पश्चिमी अभ्यारण्य रायबरेली, उसके बाद सांडी पश्चिमी अभ्यारण्य क्या हो जाएगा? सांडी पश्चिमी अभ्यारण्य हरदोई, समान पश्चिमी अभ्यारण्य जो जाएगा ये क्या होगा? मैनपुरी, और सुरहाताल पश्चिमी अभ्यारण्य बलिया। करेक्ट आंसर 125 का डी। 126 नंबर क्वेश्चन है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान तथा उसके संबंध में विचार करना है। इस अभियान का शुभारंभ संघीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नवंबर 2024 में किया गया था। 26 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इस राष्ट्रीय अभियान का अंतिम लक्ष्य 2035 में भारत को पूर्णतः बाल विवाह से मुक्त कराना है या मुक्त बनाना है। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि
इस अभियान के अंतर्गत अल्पकालिक लक्ष्य को 2026 तक बाल विवाह की दर को 10% तक घटाना, और जबकि दीर्घकालिक लक्ष्य अगर देखेंगे तो 2030 तक पूरे भारत में बाल विवाह को मुक्त बनाना, 2030 तक, और 10% कितना कम करना है वो 2026 तक। ठीक है, आंसर ए करेक्ट है 26 का। 27 है, खेलो इंडिया के बीच जो गेम्स होते हैं 2026 के बारे में विचार करना है, किस में आयोजक में पदक तालिका के हिसाब से कौन सा सही बताता है। इस खेल में प्रतियोगिता का आयोजन संघ राज क्षेत्र दमन दीव के दीव स्थित घोघला पुलिन के बीच किया जा रहा है। पहली बात करेक्ट है। दादरा और नगर हवेली दमन दीव के 7 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। गलत है, क्योंकि पदक तालिका में चौथे दिन तमिलनाडु प्रथम स्थान पर था, न कि मेजबान दल। इसके अतिरिक्त मेजबान दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव कुल 6 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर थे, 7 पदकों के साथ नहीं। ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 127 का गलत पूछा है तो बी केवल 2। 128 नंबर है, नीचे दिए गए भी कथन और कारण। काकीनाडा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला हरित अमोनिया परिसर वैश्विक बाजारों का भारत के साथ स्वच्छ बाजार निर्यात को बढ़ावा देगा। 128 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। आर बोला है कारण, यह अत्याधुनिक विनिर्माण संयंत्र काकीनाडा पत्तन के निकट स्थित है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। 129 नंबर है, गणतंत्र दिवस परेड के राज्यों की एवं संघ के जो राज्य क्षेत्रों की झांकियों के द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार के बारे में बताना है। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र की झांकी को प्राप्त हुआ है। 129 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। हस्तशिल्प एवं लोक नृत्य विषय पर आधारित जम्मू कश्मीर की झांकी ने प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, सेकेंड स्थान। वाटर मेट्रो 100% डिजिटल साक्षरता विषय पर आधारित केरल की झांकी को तृतीय स्थान मिला है। तीनों बातें करेक्ट है। 129 का डी यहां से सही आंसर होगा, तीनों सही है। 130 आते हैं 130। इसमें बोला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के संबंध में विचार करना है। पुरुष एकल श्रेणी में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को पराजित करके खिताब जीता है। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। महिला एकल श्रेणी में बेलारूस को एलेना राइबाकिना ने आरेना सलबालेका ने इसको पराजित करके खिताब जीता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि महिला एकल फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना राइबाकिना ने बेलारूस की आरेना सबालेंका को पराजित किया है। इस विजय के साथ उन्होंने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने कैरियर को दूसरा ग्रैंड स्लैम में खिताब जीता था। आंसर ओनली 1 करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 131 नंबर है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में विचार करना है। ये एक संवैधानिक कार्यक्रम है जिसके लक्ष्य वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत विधिक रूप से बाध्यकारी परिवर्तनीय है। पहला क्या होगा? 131 का स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एक नीतिगत ढांचा है, न कि कोई सांविधिक योजना। इसके लक्ष्य विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसका शुभारंभ 2019 में किया गया था। करेक्ट है। ओनली 2 पूछा क्या है? सही बी। 132 से भारत ने भारत स्टेज 4 के सीधे भारत स्टेज 6 वाहन उत्सर्जन मानकों को किस वर्ष संक्रमण किया था? आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर 2020 में, कोरोना के टाइम पे। आगे आते हैं महासागरीय अम्लीकरण के संबंध में विचार करने। यह मुख्यतः समुद्री जल द्वारा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण होता है, और यह कार्बोनेट आयन की उपलब्धता को कम कर देता है, जिससे क्या होता है? प्रवाल तथा कवच निर्माण करने वाले जीवों को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी और दूसरी बात भी करेक्ट है, दोनों सही है। आंसर 33 का 1 और 2 सी करेक्ट है। वन 133 का 1 और 2 सी करेक्ट है, ठीक है। 132 नहीं। 134 आते हैं, प्रवाल भित्तियों के संबंध में विचार करना है। प्रवाल भित्ति का निर्माण करने वाले प्रवाल जूजेंथली नामक सूक्ष्म सवालों के साथ सजीवी संबंध रखते हैं। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। सेकंड है, प्रवाल विरंजन तब होता है जब प्रवाल अपने जूजेंथली प्राय समुद्री सतह के जल के तापमान में वृद्धि करते हैं। तीसरा, भारत में प्रवाल भित्तियां मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तीनों बातें सही है। 134 का आंसर 1, 2, 3, 4 डी करेक्ट है। 35 है,
जलवायु परिवर्तन के संबंध में विचार करना है। पहली बात है कि इसमें कि ब्लू कार्बन के संबंध में क्या आशय होगा इसका। देखो पहला बोला है कि यहाँ पर मैंग्रोव, समुद्री घास तथा लवणी कच्छ जैसे तटीय समुद्री परतंत्र। उसके बाद क्या है, उसके बाद है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, भूरियल टैगा वन। तो क्या होगा इसका आंसर? 135 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। मैंग्रोव, समुद्री घास तथा लवणी कच्चे से तटीय मैंग्रोव के परतंत्र द्वारा। इसका सही आंसर होगा ए नंबर 35 का। 36 आते हैं वहित मल शोधन के बारे में विचार करना है। प्राथमिक शोधन मुख्यतः निलंबित ठोसों को अवसादन जैसी भौतिक प्रक्रियाओं को हटा जाता है। पहली बात 36 का करेक्ट है। सेकंड बोला द्वितीयक जो जैविक शोधन उपचारित होते हैं, ये बहिस्राव को जैव रासायनिक जो ऑक्सीजन मांग है बीओडी उसको बढ़ा देता है। सेकंड बात क्या होगी? गलत है इसकी, क्योंकि द्वितीयक शोधन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग घुले हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो इनके अपघटन के लिए किया जाता है, जिससे कि बहिस्राव जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी को कम करना और इसे बढ़ाना नहीं। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 136 का ए करेक्ट है, सेकंड गलत होगा। 137 नंबर है भारत में भूजल संदूषण के बारे में विचार करना है। भूजल आर्सेनिक का संदूषण मुख्यतः राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों तक सीमित होगा। पहली बात 37 का गलत है, क्योंकि भारत में भूजल में आर्सेनिक संदूषण मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र जलोढ़ जो मैदान है उसमें, जिससे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा असम में केंद्रित है, ना कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। पहला गलत है। सेकेंड, पेयजल में आर्सेनिक दीर्घकालिक उद्भासन से त्वचा संबंधी विषयतियाँ से कैंसर हो सकता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन 38 है 138। सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और यहाँ पर संग्रह क्षेत्र से कौन सा होगा? 38 में देखते हैं। पहला हो जाएगा नोक्रेक मेघालय, सिमलीपाल उड़ीसा, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर यहाँ से 38 का बी करेक्ट है। 139 है भारत में जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र है उसके बारे में विचार करना है। भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र था, जिसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। 39 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, जैव आरक्षित क्षेत्र को समानता 3 क्षेत्रों कोर, बफर और संक्रमण में विभाजित किया गया था। सेकेंड क्या होगा? करेक्ट है। तीसरा, सुंदरबन भारत में प्रथम समुद्री जैव आरक्षित क्षेत्र है। तीसरी बात गलत है कि भारत का प्रथम समुद्री जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी, ना कि सुंदरबन। 1 2 करेक्ट है, आंसर है। 140 है जैव ईंधनों के संबंध में विचार करना है। भारत की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति वर्ष 2018 में अनुसूचित की गई थी। 40 का पहला करेक्ट। द्वितीय पीढ़ी के 2G जैव ईंधनों का उत्पादन मुख्यतः खाने योग्य खाद्य फसलों से किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि द्वितीय पीढ़ी में 2G जो ईंधन है इसके उत्पादन में गैर खाद्य लिग्नोल्यूसिक जैव भार कृषि अवशेषों से अपशिष्ट से किया जाता है, जिससे खाद्य फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा से बचा जा सके। 1 करेक्ट है, सिर्फ आंसर 1 होगा। 41 है ऊर्जा गहन उद्योगों के बारे में और ऊर्जा दक्षता का सुधार करने को लेकर उद्देश्य संचालित प्रदर्शन उपलब्धि के व्यापार को योजना को लेकर के पैट योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर। ये किया जाता है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, बी आंसर क्या होगा? 141 का करेक्ट आंसर है। 42 नंबर है एशियाई सिंह के संबंध में विचार करना है। प्रोजेक्ट लाइन का शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट लाइन का शुभारंभ 2020 में किया गया था, ना कि 15 में। अगला है गुजरात की गिर भूमि द्रस्य जंगल में एशियाई सिंह एकमात्र प्राकृतिक आवास होगा। सेकंड बात करेक्ट है। ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में, याद रखना है। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 143 है वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में विचार करना है। ये वन निवासी अनुसूचित जातियों जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन जो निवासी होते हैं उनकी वन भूमि और वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। 43 का पहला करेक्ट है। ग्राम सभा वन अधिकारों की प्रकृति तथा सीमा के निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए एक प्राधिकरण होगा। दोनों बातें सही है। 43 का आंसर सी करेक्ट है।
44 है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बारे में विचार करना है। यह अधिनियम वर्ष 1980 में अधिनियमित किया गया था। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, वन भूमि और गैर वन प्रयोजन विपथन के लिए केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यक होता है। और इस अधिनियम में वर्ष 2023 में संशोधन किया गया था और इसका नाम बदलकर वन संरक्षण संवर्धन अधिनियम कर दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? तीनों करेक्ट है। 44 का 1, 2, 3 सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे आते क्वेश्चन 144 हो गया। 145 नंबर, प्रतिपूरक वनारोपण विधि निधि प्रबंधन योजना प्राधिकरण के बारे में, कैंपा के बारे में कौन सा सही होगा? ये गैर वन प्रयोजन के लिए वन भूमि जो परिपथ होता है विपथन, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वनारोपण करना। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से इसका 45 का डी करेक्ट हो जाएगा। 46 आते हैं। यहाँ पर पद दे रखा है और विवरण दे रखा है, देखते हैं इसको। पहली बात है आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या होगा? 46 में भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत सर्वाधिक उच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कोर ये विधिक क्षेत्र के रूप में संरक्षित होता है जहां किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। तो गलत हो जाएगा, बोला अनुमति होती है। संरक्षण आरक्षित क्या होता है? ये संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा स्थानीय समुदाय के परामर्श के बाद की जाती है। थर्ड भी गलत है। 1 सिर्फ करेक्ट है। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि गलत पूछा है कौन सा है, तो 2 गलत है। 47 पर्यावरण प्रभाव आकलन, ये अधिसूचना के बारे में विचार करना है। परियोजनाओं को श्रेणी ए और श्रेणी बी में वर्गीकृत किया जाता है। 47 का पहला करेक्ट है। सेकंड, श्रेणी ए की परियोजनाओं का मूल्यांकन राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तर पर किया जाता है। गलत है, क्योंकि श्रेणी ए की परियोजनाओं में मूल्यांकन जो स्तर है उसमें मंत्रालय जो मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है, ना कि श्रेणी बी या परियोजनाओं के मूल्यांकन के स्तर पर। सेकंड गलत हो गया। ओनली 1 करेक्ट है, 1 करेक्ट हो जाएगा। 48 आते हैं। तटीय विनिमय क्षेत्र सीआरजेड के बारे में बताना है। इनकी गतिविधियां और विनिमय को लेकर के किस अधिनियम के तहत जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर। ये जारी किया जाता है के साथ ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। सी करेक्ट आंसर 48 का। 49 नंबर है 49, रिपोर्ट सूची सूचकांक और इसका प्रकाशित करने वाला निकाय कौन सा है? पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक ए का 1 येल तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक बी हो जाएगा 2 जर्मन वॉच। तीसरा वैश्विक वन संसाधन आकलन खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है। और अगला है डी वैश्विक पर्यावरण परिदृश्य संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 49 का सी करेक्ट है। 150 क्वेश्चन होगा लास्ट क्वेश्चन यहाँ से। इसमें बोला है राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं के संबंध में विचार करना है। साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व का सिद्धांत यूएनएफसीसीसी में मान्य होगा। 50 का पहला करेक्ट है। सेकंड, हानि एवं क्षति विधि निधि पर सहमति ग्लासगो में आयोजित COP26 में बनी थी। सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर हानि क्षति जो निधि है मतलब लॉस एंड डैमेज फंड जो था, इसकी स्थापना इंग्लिश से पढ़ोगे तो समझ आएगा ये, है ना। लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना का निर्णय ग्लासगो में आयोजित COP26 में नहीं बल्कि 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में किया गया था। तीसरी बात है पेरिस समझौते के अंतर्गत प्रथम वैश्विक स्टॉक रेट दुबई में आयोजित COP28 में संपन्न हुआ। ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। 50 का आंसर सी। तो इस टाइप से हम लोग ने 150 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए पूरे, मतलब 75 क्वेश्चन आज कर लिए, 75 कल किए थे। तो यहाँ से 150 क्वेश्चन पूरे हो गए टेस्ट नंबर 4 और नेक्स्ट IAS का। आप ये भी देख सकते हो, आज मैंने सुबह कराया हुआ है, करीब दोपहर में ही कराया हुआ है। फोरम IAS का भी कराया था टेस्ट नंबर 2, उसमें 25 क्वेश्चन है। अभी 25 क्वेश्चन के स्टार्टिंग के हैं, क्योंकि जो टॉपिक है वो टॉपिक वाइज यहाँ पर टेस्ट चल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। 2 पेपर करा चुका हूँ उसके भी मैं, ठीक है। एंड करते हैं, टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन करना, UPSC नॉलेज टेक और दिल्ली UPSC नॉलेज टेक दोनों यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।